दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इस अध्याय में हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन के बदलाव, राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके प्रमुख प्रावधान और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रमुख परिवर्तन और उसके भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय के अंत में हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत। यहाँ पर आपको चित्र में महारानी विक्टोरिया को दर्शाया गया है और आप जान लीजिए कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन अब ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण कर लिया और रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका यानी साम्राज्ञी घोषित किया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था क्योंकि 1857 के पहले ब्रिटिश भारत में जो शासन था वो कंपनी के द्वारा किया जाता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित हो गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था उसमें कुछ खास बातें इसमें शामिल की गई थीं। पहला ये कि क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गई, बिना भेदभाव की योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 और 2 के अनुपात में और मद्रास यानी चेन्नई और बम्बई प्रेसिडेंसी में 1 और 3 के अनुपात में जो ये सैनिक थे ये निश्चित कर दिए गए। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसमें भारतीयों के प्रति कुछ नरमी की नीति अपनाई गई। और आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख और नियंत्रण रखने के लिए एक अलग से मंत्री नियुक्त किया गया जिसको भारत मंत्री कहा जाता था। भारत मंत्री क्या था? तो भारत मंत्री सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गवर्नर जनरल जो पहले था उसको अब वायसराय कहा जाने लगा क्योंकि भारत में वो ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति बनाई गई। साथ ही राजपूत, मराठा और सिख प्रमुखों के साथ हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। तो देखिए जिन जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना का सहयोग किया था या कंपनी का सहयोग किया था उनको पुरस्कृत किया गया और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए उनको सम्मान देते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। और ये अंग्रेजों की नीति देखिए किस तरह की थी कि फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत उन्होंने तमाम भारतीयों को अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ कर दिया। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदारों और जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई और यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। तो इस तरह भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ विनम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की ये मान्यता थी कि निम्न और मध्य वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का अनुसरण करते हैं। तो इस तरह से कई सारे परिवर्तन जो है वो ब्रिटिश शासन में किए गए 1857 की क्रांति के बाद। और दोस्तों ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने के लिए क्यों विवश होना पड़ा?
क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी मूल रूप में वो सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी। यूरोपीय और ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। इसमें तोपखाना और महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। सेना में जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयाँ बनाई गई, जैसे मराठा रेजिमेंट, इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट, और इसके कारण उनमें भेदभाव बना रहे। बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस तरह से उसको बनाया गया ताकि जाति भेदभाव की भावना सेना में भी लाई जा सके और इनको एकताबद्ध होने से रोका जा सके। इसके साथ ही साथ भारत में जो शासन करने के तौर तरीके में बदलाव तो आया ही, राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन भी किया गया। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम से की। 1861 के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल यानी परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी ILC कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था और इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। ये काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इसका न तो वित्तीय नियंत्रण था न प्रशासनिक नियंत्रण, और इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। इसलिए कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति थी। इसमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे, इसलिए वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं करते थे। इसके बाद दोस्तों 1861 के काउंसिल एक्ट के बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1861 के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए थे। उससे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक और अधिनियम 1892 का अधिनियम पारित किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई और इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट यानी अभिजन वर्ग से किया जाता था और परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने, बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। तो इस तरह से शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के लिए प्राप्त हुए इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 से। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन में क्या बदलाव किया गया? स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन कौन से थे? तो ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य करने और आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों और मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जल आपूर्ति, चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया और ये परिवर्तन 1883 से 1885 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित करके किया गया और यही आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है ग्राम स्वशासन और नगर पंचायतों के शासन में। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन सिविल सर्विसेज यानी लोक सेवा में किया गया। तो घोषणा पत्र के तहत सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम यानी इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। ये परीक्षा अंग्रेजी भाषा से ही दी जा सकती थी, यानी इसका माध्यम अंग्रेजी था और 1853 तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। बाद में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया, जो 1876 में घटाकर और भी कम 19 वर्ष कर दी गई। 1863 में ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें शामिल होना लगभग असंभव हो गया और आज ICS जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, इसको IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया भी पुराने ICS से बहुत कुछ मिलती जुलती है।
इस प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभाग जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, कस्टम और रेलवे में सभी उच्च वेतन वाले पदों पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। भारतीयों के दबाव में 1918 ईस्वी में प्रशासनिक और लोक सेवाओं का भारतीकरण किया जाना शुरू हुआ। फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। यहाँ पर चित्र में अंग्रेज अधिकारी को पंखा करते हुए जो है एक भारतीय को दर्शाया गया है और वो किस तरह से आराम कुर्सी पर आराम से लेटे हुए हैं। सेना और पुलिस का पुनर्गठन भी किया गया। तो 1857 के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सेना थी उसका पुनर्गठन किया गया। 1857 के पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों की अलग अलग सेनाएं थीं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। 1893 में इनका एकीकरण कर दिया गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया और इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगुना किया गया और भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे और ये व्यवस्था 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसे ही बनी रही। तो आप देख सकते हैं अंग्रेज सरकार 1857 के विद्रोह से इतनी घबरा गई थी कि उसने भारतीयों को सेना में एक तो निम्नतर स्थान दिया, बड़े स्तर के या उच्च स्तर पर इनका प्रमोशन नहीं किया जा सकता था। साथ ही साथ जो अनुपात था यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का उसको भी जो है यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों और पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया क्योंकि सेना और पुलिस दोनों के ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। तो हर जगह भारतीयों को निचले दर्जे या निचले स्तर पर ही रखा गया। न्यायिक संगठन में क्या बदलाव किए गए इसको जानना जरूरी है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। अनेक कानून शास्त्र और गैर शरीयत और शाही फरमानों पर आधारित थे। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ ये था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की इच्छा के अनुसार। और अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव का ख्याल करती थी। जैसे यदि ऊंची जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो तो उसकी सज़ा किसी और जाति के व्यक्ति से भिन्न होती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के समय जो नई न्यायिक संरचना स्थापित हुई उसमें विधि के शासन को स्थापित किया गया, यानी विधि के सामने न कोई बड़ा है न छोटा, विधि के सामने सब बराबर हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि ये व्यवस्था इस तरह से रही कि ये भारतीयों के लिए थी, लेकिन यूरोपियों को तब भी इसमें विशेषाधिकार प्राप्त थे। हालांकि कानून उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने अपने लिए जो है महत्वपूर्ण जो व्यवस्था रखी थी कि उनका या यूरोपियों के लिए कोई नुकसान न हो। व्यवहार में न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई और न्याय पाने में काफ़ी विलंब भी होता था। वित्तीय प्रशासन में क्या प्रमुख बदलाव किया गया? तो 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम और नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाले आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। इसमें भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया और इसी से मिलती जुलती जो वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था आज भी चल रही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी नामक एक नवीन कर लगाया गया और 1892 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया जो आप जान लीजिए, वो ये था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी। अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें सिर्फ संपर्क भाषा प्राप्त हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी तो उसका ये उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे
वास्तव में मैकाले का ये अनुमान काफ़ी सीमा तक सही निकला। और आप जान लीजिए, उसका ये कहना था मैकाले का कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है अंग्रेजी शासन के संचालन में महत्वपूर्ण होंगे और जो है वो देखने में भारतीय होंगे, लेकिन कुल मिलाकर आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। पाश्चात्य शिक्षा एक और भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। कंपनी का शासन आरंभ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था के लिए पाठशाला, मकतब और मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक सीमित थी। उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते थे। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी, लेकिन पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का जो ज्ञान है वो भारत लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करने में बहुत अधिक सफल रहे और आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से नहीं हुआ। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जगहों पर कॉन्वेंट स्कूल खोले थे। अब आइए जानते हैं आधुनिक शिक्षा का प्रभाव क्या हुआ। दोस्तों, भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी के आरंभ में हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उसमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान को अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की और 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई। साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। यहाँ चित्र में आप प्रफुल्ल चंद्र राय को देख सकते हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बोस यहाँ पर और सी.वी. रमन, इन लोगों ने, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी जैसे कई वैज्ञानिकों ने ख्याति अर्जित की। सी.वी. रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। श्रीनिवास रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने योगदानों से विज्ञान के विकास द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए उनसे देश को एक नई गति और प्रतिष्ठा मिली। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक शोषण तो भारत का किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा और नई शिक्षा प्रणाली से भारतीयों में ज्ञान, विज्ञान और तार्किक क्षमता के विकास में जो है महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उसमें जन सुविधाओं में वृद्धि थी। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, लेकिन 18वीं सदी के प्रारंभ से उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन था वो परिवर्तन लाने के कदम उठाए। और ये परिवर्तन कौन कौन से थे आप जान लीजिए कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे, लेकिन वहीं तक जहां तक ब्रिटिश हितों का नुकसान न हो, इसलिए उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई थी। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जिससे आवागमन तेज हो सके, व्यापार को बढ़ावा मिले। अंग्रेज ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे और उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने और अपने परिवारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नगर जैसे नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग बसाए। अंग्रेजों ने भारत में नहर और कुओं का भी निर्माण किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सींचकर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हो। इस समय यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था। इस चिंतन की अवधारणा थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसका अर्थ था कि केवल वही बात सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। इसी क्रम में कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना और भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की थी। यहाँ पर आप 1853 में पहली रेल यात्रा बोरीवली से थाड़े के बीच देख सकते हैं कि जब ये ट्रेन चल रही थी तो लोग किस तरह से देखकर आश्चर्यचकित थे।
उस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियाँ आ गई थीं, जिसे भारतीय चिंतकों ने सुधार करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी सहयोग दिया, यद्यपि उनकी नीति धार्मिक मामलों और रीति रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। अंग्रेजों द्वारा अपने हित में किया गया भारत में आधुनिकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। एक तरह से डायरेक्ट रूप से तो नहीं, डायरेक्ट रूप से ये अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन जो भारत में आधुनिकीकरण का प्रयास था अंग्रेजों का, वो आगे चलकर भारतीयों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हुआ। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा में लोगों को नई दुनिया की ललक और जिज्ञासा जागृत की। पढ़े लिखे भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। नई सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले कई अंधविश्वासों और कुरीतियों को तोड़ा। रेलगाड़ियों ने आवागमन को न केवल सरल और सुरक्षित बनाया, बल्कि ये छुआछूत और जात प्रथा को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने जो भारत में नीति अपनाई, राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन किया, उससे भारत में सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक क्षेत्र और पाश्चात्य ज्ञान और वैज्ञानिक तर्कवाद और विवेकशील चिंतन के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अंत में जानते हैं। 1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी, याद कर लीजिएगा। शिक्षा के प्रसार के लिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था और आज भी कई जगह मोहल्ले कुछ अंग्रेजी प्रशासकों के नाम से हैं, जैसे रॉबर्ट्सगंज, एलनगंज, जॉर्ज टाउन, ये सभी अंग्रेज़ों के नाम पर हैं। सिविल लाइंस और जैसे डाल्टनगंज या इस तरह के नाम भी अंग्रेज़ों के नाम पर ही रखे गए थे। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो विश्व के उच्च कोटि के साहित्यकार, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और समाजसेवकों आदि को दिया जाता है। अब आइए इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और ये प्रश्न 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1892 ईस्वी में पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि पहली रेल बोरीवली से थाड़े के बीच कब चली थी? तो आप जानते हैं ये 1853 में चली थी। अति लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये था नोबेल प्राइज। 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की भाषा बनी? तो आप जान लीजिए 1835 में इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा प्रशासन की भाषा बनी। तीसरा प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 की गई थी? तो ये था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब अति लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? तो आप जान लीजिए कि अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा मिली, जिससे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो ऐसे तो देखने में भारतीय होंगे, लेकिन आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। और मैकाले का ये अनुमान बहुत हद तक सही था। दूसरा प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए? तो कई प्रकार के आश्वासन दिए गए, जैसे क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्त की गई, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छेड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उनकी जागीर वापस कर दी गई और बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने की नीति अपनाई गई थी। अब आइए लास्ट में दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। तो ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया,
इसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए भारत मंत्री और वायसराय की नियुक्ति हुई। इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए और घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त होने थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। 1883 से 85 में स्थानीय अधिनियम जो है स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। 1893 में सेना और पुलिस को पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए और उससे ऊपर के पद से भारतीयों को वंचित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इस अध्याय को हमने पढ़ा, समझा और अंत में अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया, जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।